दुबई की जवान औरतें 15 साल के लड़कों से क्या काम करवाती, पैसे भी ज़्यादा देती। राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम रोहन है। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर लेकर चली जाएगी। दुबई की रहने वाली औरतें 15 साल के नौकर रखकर उनको ज़्यादा सैलरी क्यों दिया करती थी। इंडिया से भागकर एक कम उम्र का लड़का जो दुबई में नौकरी किया करता था, उसने आकर सब कुछ बता दिया। इस लड़के की कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लोग हमेशा लड़कियों को अच्छे भाग्य का आशीर्वाद देते हैं। आखिरकार लड़कों को अच्छे भाग्य होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए जाते। लड़कों को भी ज़्यादा प्यार, सम्मान और आशीर्वाद की ज़रूरत होती है जितनी कि लड़कियों को होती है। बदसूरती का ताना अगर किसी लड़की के दिल को जख्मी कर सकता है तो क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है वही ताना लड़कों का भी दिल दुखा देता है। मैंने जब से जन्म लिया था अपने हर तरफ गरीबी ही गरीबी देखी थी। घर में मेरे पिताजी अकेले ही कमाने वाले थे और बाकी लोग बैठकर खाने वाले। परेशानी तो ये थी कि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा था और मेरी बाकी की 8 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ा था। सारी बहनें मुझसे छोटी थी और पूरी 8 बहनों का मैं इकलौता भाई था। कहते हैं कि घर का बड़ा बेटा घर का जिम्मेदार होता है और बेटा ही अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। माता पिता सोचते हैं कि यही हमारा सहारा बनेगा, लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा अलग था। मेरे घर में सब लोग बिल्कुल ठीक थे, खूबसूरती में, समझदारी में और हाइट हेल्थ में, मगर मैं ही ना जाने किस पर चला गया था। मेरी हाइट बचपन से ही बहुत छोटी रह गई थी, सेहत भी बहुत कम थी। मैं देखने में बिल्कुल 14-15 साल का बच्चा लगता था, हालांकि मेरी उम्र 25 साल होने वाली थी। लोग बचपन से ही मेरी सेहत और हाइट कम होने की वजह से मेरा मजाक बनाया करते थे। मेरी कम हाइट होने की वजह से सारे लोग मुझसे दूर भागते थे। कोई मेरा दोस्त भी नहीं था। मेरे परिवार में, मेरे ददिहाल में, मेरे ननिहाल में जितने भी मेरे कजन्स थे, सब बच्चे खूबसूरत, जवान और अच्छे हाइट हेल्थ के थे और सारी लड़कियां उन पर मरती थी। मुझे तो कोई लड़की घास तक नहीं डालती थी। मैंने बहुत पढ़ाई की हुई थी। पढ़ लिख कर ही मैं कोई अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश करता था, मगर ज़माने में अच्छा मकाम पाने के लिए भी अच्छा दिखने की ज़रूरत होती है, मगर ऐसा तो मेरे भाग्य में ही नहीं था। पढ़ लिख कर जब नौकरी हासिल करने निकला तो पता चला कि काबिलियत से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करते हैं और नौकरी देते हैं। मैं एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पर पहले से ही 2-3 लड़के मौजूद थे। उनका ऊंचा लंबा कद था और देखने में स्मार्ट थे। उन लड़कों की पढ़ाई कुछ इतनी खास नहीं थी, मगर मेरे मुकाबले वो देखने में बहुत अच्छे थे। इसी बेस पर उन्हें रख लिया गया था। तंग आकर मैंने एक स्कूल में टीचर बनने के लिए सोचा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर टीचर की जगह मॉडल रखे जाते हैं। जैसे ही मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी बहुत इंसल्ट की और कहने लगा, तुम तो खुद देखने में बच्चे से लगते हो, ऐसा लगता है जैसे 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो। तुमसे बच्चे हैंडल नहीं हो पाएंगे। वो तुम्हें अपना टीचर नहीं बल्कि अपना क्लासमेट ही समझेंगे। उसकी बातें मेरे दिल को घायल कर गई थी। अगर मेरी हाइट कम थी तो क्या इसमें मेरा कसूर था? मेरा कद 4 फुट 10 इंच था तो मेरी सेहत कहाँ से बनती? गरीब के घर 2 टाइम का खाना बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दूध, अंडे, फल, सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें कहाँ से लाए? अपनी इंसल्ट पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी फाइल में अपना मुंह छुपाकर वहाँ से बाहर निकल आया था और आकर बाहर सड़क के किनारे बैठ गया। सब लोग रास्ते से आ जा रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान ज़्यादा मुझ पर नहीं जा रहा था। मैं वहाँ पर बैठकर रो रहा था और रो रो कर अपने दिल को हल्का करना चाहता था। मुझे भगवान से शिकायत होने लगी थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया था। क्या हो जाता अगर वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह अच्छा, स्मार्ट और अच्छी हेल्थ हाइट वाला बना देता तो मेरी ऐसे इंसल्ट तो नहीं होती। लोग मुझे कहीं भी किसी के भी सामने बेइज्जत कर दिया करते थे। मैं घर में जब अपना मुंह लटका कर जाता था और उनको ये पता चलता था कि मुझे नौकरी नहीं मिली
तो उनका मुंह लटक जाता था और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मेरे पिता भी अब बूढ़े हो रहे थे। उनका इकलौता सहारा मैं ही था। मैं अपनी शर्मिंदगी की वजह से अपने पिता से आंखें नहीं मिला पाता था। सड़क के किनारे बैठा हुआ अपनी आंखों पर हाथ रखकर रो रहा था और अपनी किस्मत को बुरी तरह से कोस रहा था, जिसने मेरे भाग्य में सिर्फ आंसू ही लिख दिए थे। लोगों का कहना है कि मर्द रोता नहीं है, मगर लोगों को क्या पता कि मर्द को भी दर्द होता है। वो भी अपनी किस्मत के बुरा होने पर रोता है, लेकिन सबके सामने नहीं रोता। मैं भी छुप छुप कर रो रहा था ताकि मेरी इज्जत रह सके। मैं लोगों के सामने रोकर अपनी फिर से बेइज्जती करवाना नहीं चाहता था। अभी मैं वहाँ पर बैठा अपने आंसू पोंछ ही रहा था कि मैंने एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। मेरे पास आकर उसने बड़े प्यार भरे शब्दों में पूछा। वह मेरे करीब आकर कहने लगा, क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या स्कूल के टीचर ने तुम्हारी पिटाई की है या फिर कोई और बात है? वो शायद मुझे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा समझ रहा था। ज़्यादातर लोग मुझे बच्चा ही समझा करते थे, क्योंकि मेरी हाइट हेल्थ ही ऐसी थी। उसके ऐसा बोलने पर मैं भड़क उठा था और गुस्से से कहने लगा, जी हाँ, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और स्कूल के एक टीचर ने मेरी पिटाई की है, क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात थी, बस सुन लिया। मैंने अपनी फाइल उठाई और कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलने लगा। जो भी हो, वो मुझे बच्चा समझ लेता है। क्या मेरी शक्ल इतनी गई गुजरी है कि सब मुझे बच्चा समझ लेते हैं और जिसके जो मुंह में आता है वो कह देता है? ये आदमी मुझे ऐसा भी तो कह सकता था कि क्या हुआ भाई, क्यों परेशान बैठे हो? मैं तो गुस्से में वहाँ से उठकर चला जा रहा था। तभी अचानक उस आदमी ने मुझे आवाज़ लगाई और मेरे कदम रुक गए थे। उसने बात ही ऐसी कही थी। जी, मैं फ़ौरन ही रुक गया था। उसने कहा था कि लो, मुझसे पैसे ले लो, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ। मैंने तो गुस्से में आकर कहा था कि मैं स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात को सच समझ बैठा था। अब शायद इंसानियत के नाते वो मेरी मदद करना चाह रहा था। मैं पलटकर उससे कुछ कहना चाहता था, मगर उसके बजाय मेरे मुंह से निकल गया कि लगभग 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था ये सब मेरे मुंह से कैसे निकल गया था, मगर उस आदमी ने फ़ौरन ही अपने जेब से पर्स निकाला और अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगा, मेरा घर यहीं से थोड़ी ही आगे है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें रोता हुआ देखा तो सोचा कि पूछ लेता हूँ, न जाने ये क्यों रो रहा है। तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। वो तो ये बात कहकर चला गया था, लेकिन मैं शर्मिंदगी की वजह से अपनी नज़रें नहीं उठा पा रहा था। वो बेचारा तो मेरी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। अगर उसे पता चल जाता कि मैं एक 25 साल का लड़का हूँ जो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, तो यकीनन उसका बिहेवियर मेरे साथ कुछ और ही होता। पैसे लेकर घर गया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई थी और जल्दी से घर में खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेने चली गई थी। मुझे बड़ा बुरा सा फील हो रहा था कि मैंने किसी से गलत तरीके से मदद ली। अगले दिन फिर से वही आदमी मुझे दोबारा उसी रास्ते पर मिल गया था। उसे देखकर मेरा दिल करने लगा कि मैं उसे सच बता दूं, मगर सच जानने के बाद उसके बिहेवियर के बारे में सोचते हुए मैंने अपने इस इरादे को अपने दिल से निकाल दिया था। वो मुझे देखकर कहने लगा, लड़के, अगर तुम किसी नौकरी की तलाश में हो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक मजबूर लड़के हो और तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और हैरत से उनके करीब जाकर कहने लगा, इसका मतलब यह है कि आप जानते हो कि मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ। वो बड़ा हैरान होकर कहने लगा, हाँ, मुझे समझ आ गया था, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर स्कूल बैग नहीं था बल्कि तुम्हारे हाथ में इंटरव्यू की फ़ाइल थी। मैंने शॉक्ड होकर उनसे पूछा, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी मदद क्यों की? वो कहने लगा, कल मैं तुम्हारे काम आ गया था, हो सकता है कि आने वाले कल में तुम भी मेरे काम आ जाओ। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं आपके किस तरह से काम आ सकता हूँ? वो कहने लगा, मतलब को छोड़ो, ये बताओ तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो ना? मैंने कहा, जी, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ,
जैसा काम आप मुझे दिलवा दोगे मैं वैसा ही काम कर लूँगा। वो आदमी कहने लगा कि मेरा नाम अनूप है और मैं एक ऑटो रिक्शा वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि उसे दुबई में काम करने के लिए लड़कों की ज़रूरत है और ऑटो की कमाई से मेरा घर परिवार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ऑटो को ख़रीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए। तुम्हारे पास तो शायद अपना ऑटो ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इस दुबई वाली नौकरी के बारे में बता दूं। मेरा दोस्त तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा, बल्कि वहाँ पर तुम्हें काम भी दिलवा देगा और तुम्हारे जाने के खर्चे की जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। उस आदमी की यह बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया। उसने बताया कि लेकिन एक शर्त है। मैंने खुश होते हुए पूछा कि कैसी शर्त है। मैं अपने मन ही मन सोचने लगा कि कोई ऐसे बैठे बिठाए दुबई जाने का मौका मिल रहा हो तो कोई पागल ही हो सकता है जो इनकार करेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो विदेश में जाकर काम करें। मेरा भी यही इरादा था, क्योंकि मैं देख चुका था कि हमारी पूरी रिश्तेदारी में जितने भी लड़के विदेश में काम करने के लिए गए थे वो सब के सब काफ़ी अमीर हो चुके हैं और उनके परिवार वाले भी हिंदुस्तान में रहकर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2-3 बार मैंने अपने पिताजी से विदेश काम करने के बारे में जाने के लिए पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, बाहर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और पैसे तो हमारे पास घर में खाना खाने के लिए भी नहीं हैं। इन हालात में तुम्हें बाहर भेजने के लिए पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बैठे बिठाए दुबई जाने का ऑफ़र दे देगी। लेकिन उस आदमी ने जो मुझे शर्त बताई थी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो शर्त ही ऐसी थी कि उसे सुनकर मैंने फ़ौरन ही कह दिया था कि नहीं भैया, मैं ऐसी शर्त को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो मेरे करने की ही ना हो। उस आदमी की शर्त ये थी कि मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। जब मैंने इस बात का मतलब पूछा तो वो कहने लगा कि तुम दुबई में जाकर अच्छी कमाई कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर तुम वहाँ जाकर अपनी उम्र 15 साल बताओ तो। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चले कि तुम्हारी उम्र 25 साल है और तुम एक मैच्योर लड़के हो, वरना तुम्हें वहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम खुद को 15 साल का लड़का बताओगे तो वहाँ तुम्हें ऐसी शानदार नौकरी मिलेगी जिससे तुम्हारे घर वाले भी ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे और तुम भी। वो ना जाने मेरे आगे ऐसी शर्त क्यों रख रहा था। ये बात ठीक थी कि मेरी हेल्थ और हाइट ऐसी ही थी। मैं सच में 14-15 साल का लड़का लगता था, मगर बात ये भी तो थी कि इतने छोटे लड़के को भला नौकरी कौन दे सकता है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो, मैं अपनी फैमिली से परमिशन लेने के बाद ही कोई जवाब दे सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चला आया था। मैंने 2 दिन का टाइम दे दिया था कि मैं 2 दिन बाद आपको अपना फ़ैसला बता दूंगा। लेकिन यहाँ इंडिया में तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं था। मुझसे छोटी एक बहन 23 साल की थी और दूसरी बहन 22 साल की थी। मुझे उनकी भी शादियाँ करनी थी। सारी बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पर ही थी। मेरी बहनों का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोगों को पता था कि मैं अपनी बहनों को ज़्यादा दहेज नहीं दे सकूँगा। उनकी उम्र शादी की हो रही थी। मैं अपनी बहनों से बड़ा था, लेकिन मेरी शादी की तो दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए पहले मुझे अपनी बहनों की शादी के बारे में सोचना था। घर के हालातों को देखकर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि जैसा वो आदमी कह रहा है मैं वैसा ही कर लूँगा। और सुबह जाकर मैंने उस आदमी से कहा कि तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने घर वालों से मैंने झूठ बोल दिया था कि मुझे एक अच्छी कंपनी वालों ने दुबई में बुलाया है। अब मैं उन्हें अपने काम के बारे में क्या बताता, जबकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे वहाँ पर जाकर क्या काम करना है। फ़िलहाल कुछ दिनों बाद मैं दुबई चला गया था। उस आदमी ने कहा था कि तुम्हें वहाँ पर मेरा दोस्त लेने के लिए आ जाएगा और काम की भी सारी डिटेल वही बताएगा। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद एक हट्टा कट्टा सा आदमी मेरे पास मुझे लेने के लिए आया था और कहने लगा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया गया है और मेरी उस आदमी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी
क्योंकि वो शक्ल से ही बहुत सीरियस इंसान लग रहा था। उस आदमी ने मुझे बड़ी सी कार में बैठने के लिए कहा। मैं कार में बैठ गया था और लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद उसने कार को एक बड़े से बंगले के आगे रोक दिया और मेरे हाथ पर एक आईडी कार्ड रख दिया और कहने लगा, तुम अंदर जाकर ये दिखा देना। इसके मुताबिक तुम्हारी उम्र 15 साल है और तुम्हारा नाम मोहित है। और ख़बरदार, जो तुमने अपना असली नाम किसी को बताने की कोशिश की, वरना सारी उम्र के लिए यहाँ के लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे चक्की पीसने के लिए। उसकी ये डरावनी सी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे लिए ये अनजान देश था और यहाँ पर मेरा कोई अपना भी नहीं था। इसलिए मैं उस आदमी से कुछ नहीं कह सकता था। मुझे ना जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं किसी कैद में आ गया हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर घर के अंदर आ गया था। ये एक दुबई के शेख का घर था, जिसकी पत्नी खूबसूरत कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई थी और मुझे सर से लेकर पैर तक देखने लगी। मुझे इस औरत से डर लग रहा था। देखा जाता तो वो उम्र में मुझे कई साल बड़ी लग रही थी। लगभग वो 35 साल की होगी, लेकिन उस टाइम मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी थी ताकि उसे लगे कि मैं 15 साल का एक नाबालिग बच्चा हूँ। वो आदमी जाते जाते मुझसे कह कर गया था कि अब तुम्हें यहीं पर रहना है। तुम्हारा काम बस यही है कि तुम्हें मालकिन के पूरे घर की सफाई करनी है और मालकिन का ख्याल रखना है, और जो मालकिन कहे तुम्हें सिर्फ वही करते रहना है। इसके बदले में तुम इंडिया अपने घर पर 5 लाख रुपए भेज सकोगे। 5 लाख रुपए के बारे में सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। आते ही इतने ज़्यादा पैसे! मैंने तो कभी अपने सपने में भी इतने ज़्यादा पैसों के बारे में सोचा तक नहीं था। मैं दुबई की भाषा समझ तो नहीं सकता था, लेकिन कुछ कुछ बोल लेता था। मैंने सोच लिया था कि मैं मोबाइल के ज़रिए सारी लैंग्वेज सीख जाऊंगा। मालकिन को ऐसा लगता था कि मैं शायद उनकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा था, इसलिए मुझे इशारे से सारे घर की सफाई करने के बारे में कह रही थी। मैं जाते ही अपने काम में लग गया था और पूरे घर की सफाई करने लगा था। मैं दिल लगाकर अपना काम करता था और मन ही मन सोचने लगा कि इंडिया में बैठे लोगों के लिए बाहर के देश की दुनिया एक फैंटेसी जैसी होती है। उनको क्या पता कि घर के बाहर जाकर क्या क्या करना पड़ता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी यहाँ पर नौकर बनकर रह गया। फ़िलहाल मुझे तो पैसे अच्छे मिल रहे थे। इसके बाद उस औरत ने मुझे स्टोर रूम की सफाई करने के लिए कहा था। वो शेख की पत्नी, मतलब मेरी मालकिन, बहुत खूबसूरत औरत थी। 35 साल की होने के बावजूद भी वो बिल्कुल 20 साल की जवान लड़की लगती थी। ये बात मुझे बाद में पता चली कि उसका पति महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए ही उसके पास आता है, क्योंकि वह अपने पति की चौथी पत्नी थी। शेख लोग तो वैसे भी कई कई शादियां करते हैं, लेकिन मुझे अपनी मालकिन की हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी, क्योंकि नॉर्मल दिनों में तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन उसका पति आता था वो अपनी हालत अजीब सी बना लेती थी। सिंपल से कपड़े पहन लिया करती थी और बिना मेकअप के ही घर में घूमती फिरती थी। मुझे मालकिन के इस बिहेवियर का कुछ भी समझ में नहीं आता था और मैं यही सोचता था कि ना जाने वो ऐसा क्यों करती है। घर में मेरे अलावा और कोई नौकर भी मौजूद नहीं था जिससे मैं उनका ऐसा करने की वजह पूछ लेता। फिलहाल जब मालिक आता तो मालकिन खाना भी अपने हाथ से ही बनाया करती थी। इसी तरह से महीने के 2 दिन मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ता था और मैं बिल्कुल फ्री ही रहता था। मालिक के सामने मालकिन मुझे काम भी कम बताती थी और मैं बाहर घूमने फिरने भी चला जाता था। तभी मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम सौरभ था। सौरभ 15 साल का लड़का था। वो बहुत भला और मासूम सा लड़का था जो मेरी तरह ही इंडिया से यहाँ दुबई काम करने के लिए आया था। उसी के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ का उसूल है कि यहाँ की औरतें सिर्फ 10 साल से लेकर 15 साल तक के लड़कों को ही काम पर रखती हैं। ऐसा क्यों था, इस बात का जवाब मुझे सौरभ नहीं दे सका था, क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और कभी कभी हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें भी शेयर कर लिया करते थे। मेरी मालकिन तो मुझे बच्चा समझती थी, इसलिए वो मुझसे कभी कभी अपना सिर और हाथ पैर भी दबवा लिया करती थी और कभी कभी तो कमर की मालिश भी करवा लेती थी।
एक पराई औरत को छूते हुए मुझे बड़ी शर्म आती थी, मगर फिर मुझे अपनी पहचान के बारे में याद आ जाता था कि मैं कौन हूँ। मेरी पहचान तो यहाँ पर कुछ और है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था और मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश और बेफिक्र था और अपने घर पर भी हर महीने पैसे भेजता रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मालकिन कभी कभी मुझे एक सफ़ेद रंग का बैग देती थी और कहती थी कि जाओ ये बैग नीचे वाले फ्लैट नंबर 5 में जाकर दे आओ। मेरी मालकिन मुझे अपनी टूटी फूटी भाषा में बात समझा दिया करती थी और मैंने भी कभी ये जाहिर नहीं किया था कि मैं उनकी भाषा को समझ लेता हूँ। मुझे ये जानने की पड़ी रहती थी कि आखिर इस सफ़ेद रंग के बैग में क्या होता है, मगर जाहिर सी बात है मैं इस बारे में अपनी मालकिन से नहीं पूछ सकता था। एक दिन मुझे सौरभ मिला था तो पता चला कि वो भी नीचे के फ्लैट नंबर 5 में ही काम करता है। मैंने उसे सफ़ेद रंग के बैग के बारे में पूछा कि तुम्हें कुछ पता है कि इसमें क्या होता है, तो वो कहने लगा कि यहाँ की ज़्यादातर औरतें जब एक दूसरे को कोई सीक्रेट मैसेज भेजती हैं तो सफ़ेद रंग के बैग में एक लेटर लिखकर भेज देती हैं। मैंने हैरानी से सोचा, भला मेरी मालकिन सौरभ की मालकिन को ऐसा कौन सा सीक्रेट मैसेज भेजती होगी। मैंने सौरभ से पूछा, तुमने कभी उस सीक्रेट मैसेज को पढ़ा है? तो वो कहने लगा, हाँ, एक बार मैंने बैग को खोलकर उसमें से लेटर निकाल लिया था और उसको पढ़ने लगा तो देखा कि उस पर अरबी लिखी हुई थी। मेरी कुछ समझ ही नहीं आया था। मैंने उससे कहा, अगली बार जब तुम्हें मौका मिले तो तुम उस लेटर की फ़ोटो खींच लेना। सौरभ राजी हो गया था। मैं अपनी मालकिन के घर वापस आ गया था। मालकिन ने जब मुझे सैलरी दी तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे थे। मैंने फ़ौरन सबसे पहले पैसे इंडिया भेज दिए थे। पैसे भेजने के अगले दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि मेरी टांगें दबा दो, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं टांगें दबाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मालकिन कहने लगी, मेरी कमर पर मसाज कर दो, कमर में भी दर्द हो रहा है। मालकिन ने अपनी पूरी कमर खोल दी थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी पहचान कुछ और ही थी। इसलिए मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली और उनकी कमर की मसाज करने लगा। मालकिन की गोरी गोरी कमर की मसाज करते हुए जब लगभग मुझे आधा घंटा हो गया तो उन्होंने मुझे जाने को कह दिया था। मैं गहरी सांस भरते हुए उठा कि मालकिन को मुझ पर तरस आ गया। जब वो खूब अच्छी तरह से तैयार हो गई तो मुझसे कहा कि वो बाहर जा रही हैं और मैं घर का ध्यान रखूं। मैंने सोचा कि न जाने मालकिन तो कितने टाइम तक वापस आए। इतनी देर में मैं अपने फ्रेंड सौरभ से मिलने के लिए चला जाता हूँ। वैसे भी वो ज़्यादा दूर नहीं रहता। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर से निकलने ही वाला था कि दरवाज़ा बुरी तरह से बजने लगा। मैं घबरा कर उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने सौरभ खड़ा हुआ था। उसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी। कपड़े उसके फटे हुए थे और बाल भी बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसकी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी। मैं जल्दी से उसे घर के अंदर लेकर आ गया। मैंने उसको बैठने के लिए कहा और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर रिलैक्स के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई थी। पानी पीकर वो मुझसे कहने लगा, तुम मुझे अपने कपड़े दे दो। मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। उसने हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े चेंज किए और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने हैरानी से पूछा कि सौरभ, तुमने क्या हालत बनाई हुई है? तुम्हारे साथ क्या हुआ था और अभी तुम कहाँ जा रहे हो? वो बहुत जल्दी में था। कहने लगा कि दुबई की औरतें मुझे अब समझ आ गई है कि यह हम जैसे कम उम्र के लड़कों को नौकरी पर क्यों रखती हैं। मुझे इनकी असलियत पता चल गई है, मगर अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। वो बुरी तरह से बोल रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे जाने की वजह पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जाते टाइम मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। मैंने उससे कहा कि जब मैं 2-3 महीने के बाद इंडिया अपने घर जाऊंगा तो तुम मुझसे बात कर लेना। वो इतना घबराया हुआ था कि बस नंबर जेब में डालकर फ़ौरन ही चला गया। सुबह पूरी कॉलोनी में ये खबर फैली हुई थी कि फ्लैट नंबर 5 का नौकर अपनी मालकिन के सर पर डंडा मारकर फरार हो गया। उसने अपनी मालकिन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये बात सुनकर तो
मैं दंग रह गया था, क्योंकि सौरभ ऐसा नहीं था और उसने मुझे भी कुछ ऐसा नहीं बताया था। न जाने वो क्या करके आया था और यहाँ पर क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मालकिन की भी हरकतें बहुत अजीब सी थी। तो क्या सारी दुबई की रहने वाली मालकिन औरतें ऐसी ही होती हैं? मेरे दिमाग में भी न जाने किस किस तरह के ख्याल आ रहे थे। सौरभ की मालकिन ने न जाने उसे ऐसा क्या कहा था कि वो बेचारा इस तरह से यहाँ से गायब हो गया था। एक दिन मैंने अपनी मालकिन को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। उनकी बातों से पता चल रहा था कि फ्लैट नंबर 5 में रहने वाली मालकिन को अब किसी नए नौकर की ज़रूरत है। शाम को जब साहब आ गए, मेरी किस्मत बुरी थी ये कुछ और। साहब अपनी पत्नी को अपने साथ घुमाने के लिए कहीं दूर लेकर जाना चाहते थे। उनका ट्रिप लगभग 1 हफ्ते का था। अब मेरा भी घर पर कोई काम नहीं था, इसलिए मालकिन कहने लगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन मेरे मालिक को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि एक नौकर को क्यों हम अपने साथ लेकर जाएंगे। वो कहने लगे कि कोई ज़रूरत नहीं इसको साथ ले जाने की, इसको यहीं पर रहने दो। मगर मालकिन जाते जाते मुझसे कहने लगी कि तुम ऐसा करो, फ्लैट नंबर 5 में चले जाओ। उनकी मालकिन को नए नौकर की ज़रूरत है। जब तक हम घर पर नहीं आते तब तक तुम उनके साथ रहो और उनके घर का काम करो। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूर था। मैं जाते हुए बहुत डर रहा था कि वहाँ सौरभ के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, जो वो बेचारा यहाँ से भाग गया। मैं फ्लैट नंबर 5 वाले घर में चला गया था। इस घर की मालकिन की उम्र लगभग 45 साल की लग रही थी और वो शक्ल से बस नॉर्मल सी ही थी, ज़्यादा खास नहीं थी। वो औरत मुझे देखते ही कहने लगी, आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कल से तुम अपने काम पर लग जाना। आज तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। डरते डरते मैं उसके लिए खाना लगाने लगा। वो बहुत अजीब तरह की औरत थी। वैसे तो मैंने अब तक जितनी भी दुबई में रहने वाली औरतें देखी थी, सारी की सारी अजीबोगरीब आदत वाली औरतें थी। न जाने उनकी किस किस तरह की अजीब हरकत थी, मगर इस फ्लैट नंबर 5 वाली मालकिन को देखकर तो मैं बड़ी बेचैनी से महसूस करने लगा था। न जाने मुझे उसे देखते ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। खाना खाते हुए वो औरत बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा तो मुझे मजबूरन उसके करीब में चेयर पर बैठना पड़ गया। उसने स्पून में खाना लिया और स्पून को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। मैं बड़ा हैरान रह गया था और परेशानी में फंस गया था। बस कहीं ना कहीं से इस औरत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास तो भागने का भी कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए मजबूरन मुझे उस औरत के हाथ से खाना खाना पड़ा था। नाश्ता करने के बाद मैंने टेबल पर रखे हुए बर्तन उठाना चाहे तो उसने मुझे रोक दिया और कहने लगी, मैं खुद कर लेती हूँ, तुम आज बस आराम करो। मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा था कि ये किस तरह की औरत है जो नौकर को आराम करने के लिए कह रही है और खुद सारा काम कर रही है। मैंने अगले दिन घर का काम करना चाहा तो भी उसने मुझे रोक दिया। अब तो मुझे इस औरत पर भी शक होने लगा था कि ये मुझसे घर के काम क्यों नहीं करवा रही और आखिर इसने मुझे अपने घर में क्यों बुलाया है। मेरे पास सौरभ का नंबर भी नहीं था, वरना मैं उसे इस बारे में फ़ोन करके पूछ लेता कि वो यहाँ से क्यों गया था। रात को मैं किचन में खड़ा हुआ पानी पीने लगा तो देखा कि वो मैडम किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैंने बड़ा हैरान होते हुए आगे होकर देखा तो शॉक्ड रह गया था। स्क्रीन पर वही ऑटो वाला आदमी नज़र आ रहा था जिसने मुझे यहाँ पर भेजा था। मैंने साइड से खड़े होकर बात सुनने की कोशिश की कि वो आदमी क्या बात कर रहा है। तो वो आदमी कह रहा था कि मैडम आप फिक्र मत करो, यहाँ इंडिया में बहुत से ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो विदेश जाकर काम करने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं जल्द ही आपके लिए कोई नया शिकार तलाश करता हूँ। अब मुझे महसूस हो रहा था उस आदमी ने जिसने मुझे यहाँ पर भिजवाया था उसने मेरी कोई मदद नहीं की थी, बल्कि वो तो यहाँ की औरतों के लिए काम करता था। लेकिन क्या काम करता था यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ पर रहते हुए
पूरे 4 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पाया था। एक दिन इस नई मालकिन ने मुझे कपड़े दिए और कहने लगी कि इन कपड़ों को पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने वैसा ही किया जैसा उस औरत ने मुझसे कहा था। मैंने खुद को हालात के भरोसे छोड़ दिया था कि जैसा होगा देखा जाएगा। मैं तैयार हो गया तो मालकिन ने कहा कि मेरे साथ कार में आकर बैठ जाओ, हमें कहीं जाना है। मैं उनके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो कार को ड्राइव कर रही थी। कार एक बड़े से होटल के आगे आकर रुक गई थी। वो मुझे लेकर उस होटल के अंदर चली गई। अब मैं कुछ कुछ समझ रहा था कि वो क्या चाह रही है। मेरी सिक्स सेंस ने मुझे पहले से ही सावधान कर दिया था कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही इंतज़ाम करके आया था। उसने होटल में कमरा बुक किया और हम दोनों कमरे के अंदर चले गए। उसके होटल के कमरे के अंदर आते ही नीयत खराब होने लगी थी। मैं समझ गया था कि वो औरत मुझे अपने गलत काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, मालकिन आप मुझे किस लिए यहाँ पर लेकर आई हो? तो वो कहने लगी, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते, बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। मैंने कहा, मैं आपकी बात को खूब समझता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वो कहने लगी, ठीक है, पूछो क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? मैंने कहा, क्या सिर्फ आप ही इस गलत काम में शामिल हो या फिर मेरी मालकिन भी है, या फिर दुबई की सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं, धोखेबाज सी, लोगों का गलत फ़ायदा उठाने वाली? वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी थी और कहने लगी, तुम मुझे जो मर्जी चाहे कह लो, मगर मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सारी की सारी कहानी क्या है। हमारी इस पूरे एरिया में जितनी भी औरतें रहती हैं वो सारी की सारी या तो तलाकशुदा होती हैं या फिर अपने पति की दूसरी या तीसरी पत्नी होती है। कुछ अपने पतियों की स्थायी हुई होती हैं। सबके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं, मगर खुश रहने के लिए मर्द नहीं हैं। अपनी फीलिंग और एहसास के हाथों मजबूर होती हुई मेरे जैसी औरतों के पास गलत काम के अलावा और कोई चारा नहीं होता कि हम कोई दूसरा तरीका अपना सके। हमने इंडिया के एक आदमी से बात की हुई है, उसको अपना एजेंट बना लिया है। वो हमारे लिए कम उम्र के लड़कों को अरेंज करता है। हमने उससे कहा है कि वो हमारे लिए 10 साल से लेकर 15 साल तक के लड़कों का बंदोबस्त करे। जितने लड़के वो भेजेगा उतने पैसे उसे मिलेंगे। इन लड़कों को काम पर रखने के बहाने हम दुबई की औरतें अपनी हवस मिटा लेते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, आपने सौरभ के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे यहाँ से भागना पड़ा? वो औरत कहने लगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर वो मेरे सामने नज़र तक नहीं उठाता था, वो मुझे ध्यान से देखता तक नहीं था। मैं उसके लिए इतने अच्छे से तैयार हुआ करती थी। एक दिन मेरी एक दोस्त घर पर आई तो उसे सौरभ बहुत पसंद आया था और उसने कहा वो आज रात मेरे घर पर ही सौरभ के साथ रात गुजारना चाहती है। इस बात के बारे में सौरभ को पता हो गया और वो हमारी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर यहाँ से फरार हो गया। और जानते हो वो औरत कौन थी जिसने सौरभ के साथ ज़बरदस्ती की थी? वो तुम्हारी अपनी मालकिन थी। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारा आसमान मुझ पर टूट पड़ा। मैं दंग रह गया था। मुझे याद आया कि जिस दिन सौरभ के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन सुबह ही सुबह मेरी मालकिन तैयार होकर कहीं पर चली गई थी और शाम को वापस आई थी। अब सारी कहानी मेरी समझ में आ गई थी। वो सारी कहानी सुनाकर कहने लगी, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगी। उसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे और सारी ज़िंदगी जेल में सड़कर ही गुजार दोगे। सोच लो क्या करना है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, तरस जाओगे। उसने पूरी तरह से प्लानिंग बनाकर ही मुझसे बात की थी। मेरे पास भी अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं शायद इस औरत की बातों में आ जाता, क्योंकि ये औरत बहुत चालाक थी।
अगर मैं भी 14-15 साल का मासूम भोला भाला लड़का होता तो। और वो शायद ये नहीं जानती थी कि मैं एक 25 साल का लड़का हूँ। मेरा कद ही तो छोटा है, लेकिन मैं समझदार अपनी उम्र से ज़्यादा हूँ। मैं जैसा देखने में लगता हूँ, अंदर से वैसा नहीं हूँ। मैं छोटा सा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। दिमाग तो मेरा इतना ही था ना, जितना एक जवान लड़के का होना चाहिए। मैंने उसकी ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी और अपने हाथों से ही उस औरत को बड़े प्यार से ड्रिंक पिलाई। थोड़ी देर के बाद ही वो औरत धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी और वो पूरी तरह से सो गई थी। अब मुझे अपने प्लान के अगले हिस्से पर ध्यान देना था। मैंने अपनी असली मालकिन के पति को फ़ोन किया और उनको सारी सच्चाई के बारे में बता दिया, और जो मैंने सारी बातें अपने मोबाइल से इस औरत की रिकॉर्ड की थी, वो भी सारी रिकॉर्डिंग मैंने सबूत के तौर पर अपने मालकिन के पति को सेंड कर दी। अब जो भी करना था उसे ही करना था। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया था। मालिक ने पुलिस से छापा मरवाकर इस एरिया में जितनी भी औरतें रह रही थी उन सबको अरेस्ट करवा लिया, जो कम उम्र के लड़कों को नौकर बनाकर उनको कैद करके अपनी मर्जी के हिसाब से उनका यूज़ करती थी। और इसमें मालिक की अपनी पत्नी भी शामिल थी, जिसे उन्होंने डिवोर्स दे दी। वो कम उम्र के लड़कों का इस्तेमाल इसलिए करती थी क्योंकि उनको डरा धमकाकर अपने काबू में रख सके और अपना काम उनसे निकलवा सके। मेरे बारे में उनकी यही गलतफहमी थी कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, और यही गलतफहमी उनके लिए बहुत भारी पड़ गई थी। आज मेरी उम्र ने ही मुझे बचा लिया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी सौरभ की तरह यहाँ से इंडिया वापस भाग जाता हूँ, मगर फिर सोचा था कि ऐसे तो और बेचारे ना जाने कितने मासूम लड़के फंसे होंगे। आखिर किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी। इसलिए मुझे हिम्मत करनी पड़ी और मुझे सबका फल भी मिल गया था। मालिक ने मुझे अपने साथ काम पर रख लिया था। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में ही नौकरी दे दी थी क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा था, और धीरे धीरे मैंने उनके काम में इतना साथ देना शुरू कर दिया था कि अब मालिक ने मुझे अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट दे दी और मैं अपने घर पर लगभग महीने के 10 लाख रुपए भेज देता हूँ। मेरे घर के हालात भी बिल्कुल सुधर गए। मैंने सोचा कि अब मैं यहीं पर रहूँगा और अपने घर वालों का फ्यूचर देखूँगा। एक बात जो मैं अपनी कहानी के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि औरत ही लाचार होती है, सिर्फ उसी पर जुल्म किया जाता है। हम में से कोई ये बात सोचता ही नहीं कि मर्द के ऊपर भी तो जुल्म किया जा सकता है। अगर हम ये बात समझ सके तो ज़माने से बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर दुबई में रहकर काफ़ी सारे लड़कों को बचा लिया। काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो कि इन औरतों का शिकार हो गए, लेकिन मैंने अपनी भरपूर कोशिश की और उन लड़कों को बचा लिया जिनको मैं जानता था। जिनको मैं नहीं जानता वो बेचारे इस मुसीबत का शिकार हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ। और मेरे घर के हालात तो काफ़ी बेहतर हो गए। मेरी बहनों की भी शादी हो गई है। अब मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी कर दें, लेकिन मैं इंडिया जाकर शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की किसी लड़की से मेरी शादी हो जाए और मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। मैं कुछ दिनों बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुला लूँगा। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।